थैंक यू गीतिका। ऑलमोस्ट एक महीने पहले जब यात्रा और पर्यटन की दुनिया कार्य वापसी की राह देख रही थी, तब मध्य प्रदेश ने भारत और विदेश की सवारियों के साथ 6 दिनों में 1500 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली एक अनूठी महिला बाइकिंग ट्रेल, जिसका नाम टाइग्रेस ऑफ द ट्रेल रखा गया, वो लॉन्च की। इसे किसी और ने नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की एक सम्मानित शेरनी, पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी ने हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेल न केवल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नवाचार था, इसने एक साहसिक बयान दिया कि भारत का केंद्रीय राज्य महिलाओं के लिए काफी सुरक्षित है। सुश्री उषा ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत चेहरा है, जिन्हें हमेशा जनता का प्यार और समर्थन मिला है। आइए मध्य प्रदेश पर्यटन की अश्वस्त वापसी का दृष्टिकोण उनसे उन्हीं के बेबाक अंदाज में जाने। आज की बातचीत का विषय भारत जैसे बड़े चुनावी लोकतंत्र में राजनैतिक सभाओं के महत्व और महामारी के बाद की चुनौतियों, उनके उपायों पर है। नमस्ते उषा जी। कांग्रीगेशन गवर्नमेंट पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इवेंट समिट के इस डिजिटल एडिशन में आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे याद किया इस मौके पर। थैंक यू, थैंक यू। सो उषा जी, आपसे पहला क्वेश्चन है, जो भूतपूर्व आनंद विभाग, जो हैप्पीनेस डिपार्टमेंट था, जिसको आध्यात्मिक विभाग स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट से मिलाकर नया विभाग बनाया गया। महामारी के दौरान इस विभाग ने लोगों की खुशियां सुनिश्चित करने के लिए क्या भूमिका निभाई? ये जो आनंदम विभाग था, आज वो आध्यात्मिक विभाग है। अच्छा, ओके। हम सब जानते हैं आध्यात्म भारतीय संस्कृति की रीढ़ है। That's right. जो वैदिक जीवन पद्धतियों के साथ जीते हैं, उन्हें कोविड-19 जैसी महामारी भी परेशान नहीं कर पाती, क्योंकि अध्यात्म विभाग ने हर क्षण ये कोशिश की कि आमजन सकारात्मक रहें, प्रसन्नता के साथ रहें, वैदिक जीवन पद्धति को अपनाएं। सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त हम लोगों ने अग्निहोत्र प्रारंभ कराया, और मैं दावे से कह सकती हूँ कि जिन लोगों ने इस प्रयोग को अपनाया वो कोविड-19 की परेशानियों से बहुत दूर है। और आनंदम विभाग ने, जो हमारा अध्यात्म विभाग है, उसने दीपावली जैसा उत्सव भी इसी बीच में गया, हम सब जानते हैं। तो अध्यात्म से जुड़े हुए हमारे जो लोग हैं, क्योंकि हम इसमें मेडिटेशन, जीवन जीने की पद्धति को सकारात्मक तरीके से जीना और हमारी सामर्थ्य पर दूसरों की मदद करना, ये विभाग का मूल उद्देश्य यही है। तो दीपावली, जो हमारे इसके मेंबर्स थे हजारों हजार, उन्होंने पास की सेवा बस्तियों में मिठाई बांटकर, वस्त्र बांटकर और आवश्यक चीजें वहां बांटकर अपनी संवेदना का विस्तार किया और सब प्रसन्न रह सके, ऐसी कोशिश की। यस, मैंने पढ़ा था उसके बारे में, हर घर दिवाली, वो प्रोग्राम का नाम था, राइट? हाँ, वो बहुत ही अच्छा था। एंड सो अगर हम महामारी की बात करते हैं, पैंडेमिक की बात करते हैं, तो एमपी टूरिज्म के लिए महामारी काफी बड़ी चुनौती रही, आई एम श्योर, या तो साबित हुई होगी। और आप पर्यटकों के लिए अगर एमपी दर्शन दोबारा शुरू करना चाहे तो आप क्या कदम उठाना चाहेंगे? देखिए, कोविड-19 ने बहुत यदि सबसे ज्यादा तकलीफ दी है तो हमारे पर्यटन विभाग को दी है, इसमें कोई शक नहीं। और इन स्थितियों से उबरने के लिए बहुत सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। कर्मचारियों का हम लोगों ने प्रशिक्षण कराया कि वो कैसे खुद कोविड फ्री रहें और अतिथियों को भी वो कैसे कोविड से मुक्त रखते हुए व्यवस्थाएं और सेवाएं वो उपलब्ध कराएं। कोविड की इस चुनौती को कर्मचारियों को हमने प्रशिक्षित किया। हमने 3D
में अपने सारे पर्यटन केंद्रों का खूब प्रचार प्रसार किया, ताकि व्यक्ति घर बैठे भी सकारात्मकता से उसको देखे, उसके मन में ये भाव पैदा हो जाए कि जैसी स्थिति नॉर्मल होगी मैं सबसे पहले उस पर्यटन केंद्र पर मैं जाऊंगा। फिर छोटे छोटे कम दूरी के हमने पर्यटन स्थलों का एक कि व्यक्ति सुबह निकले शाम को वापस घर पहुंच जाए। हम रूरल स्टे और इन सब पे भी छोटे छोटे प्रयोग कर रहे हैं कि आदमी होटल की भीड़ भरी जिंदगी से भयभीत है, तो वो किसी इसमें रूरल स्टे हम करा रहे हैं, जो खेतों में है फार्मिंग का, वहां रहने के लिए व्यवस्था करा रहे हैं। और इन सब के साथ आदमी मौलिकता से प्रकृति के साथ जिए, ऐसी व्यवस्था वहां पर करा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी संदेश दिया कि स्पिरिचुअल टूरिज्म पर भी काम करना होगा, क्योंकि यदि उसमें हमने काम किया तो वो कोविड-19 की सारी चुनौतियों को जवाब देने में सक्षम और समर्थ है। तो हमारी कई पर्यटन की जो प्रॉपर्टीज हैं, होटल्स हैं, उन पर सारा कुछ हम नेचुरोपैथी, यज्ञ हवन, ये सब की कोविड फ्री, इन सब बातों से हम कैसे रख सकते हैं और कैसे वहां आने वाले अतिथि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं और स्वस्थ रहते हुए, निर्भीक रहते हुए पर्यटन का आनंद ले सकें। वेरी नाइस। सो मुझे ये भी जानना है कि परिवार सहित या सामाजिक पर्यटन के अलावा बड़े स्तर के कार्यक्रम, जो लार्ज फॉर्मेट इवेंट्स होते हैं, और शादियों के संबंध में आपका क्या परिदृश्य है? इवेंट आयोजकों, जो इवेंट मैनेजर्स है और वेडिंग प्लानर्स है, इनके लिए आपने कोई उपाय सुनिश्चित किए हैं एमपी में? जी, विभाग सभी के लिए चिंतित है और जितने इवेंट्स होते थे उन सबको उतने विराट रूप में करना तो संभव नहीं था, क्योंकि कोविड के निर्देशों का भी पालन करना था। तो उनके स्वरूप को थोड़ा सा छोटा किया, जैसे हनुवंतिया अभी हमने कम समय के लिए उसको प्रारंभ किया ताकि परंपरा बनी रहे। और ऐसे ही आप देखिए कि हमारा तानसेन समारोह, वो भी थोड़ा सा स्वरूप बदल के छोटा छोटा करके हम कर रहे हैं, पर परंपराओं को जीवित रखने की जिद में जुटे हुए हैं। इंदल महोत्सव होता है हमारे वनवासी क्षेत्र बड़वानी जिला में, उसको भी हम छोटे स्वरूप में कर रहे हैं। कालिदास सम्मान समारोह हुआ, उसका भी स्वरूप छोटा किया, पर परंपरा हमने जारी रखी। That's fantastic. So एक और क्वेश्चन है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड। किसी भी शहर या राज्य का जो पर्यटन है वो वहाँ के आधारिक संरचना, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी निर्भर करता है। और वर्तमान में एमपी के आधारिक संरचना को देखते हुए आप इसमें किस प्रकार का बदलाव लाना चाहेंगे जिससे टूरिज्म या पर्यटन क्षेत्र की संभावनाएं और अधिक बढ़ सके, ज्यादा टूरिस्ट आ सके एमपी के अंदर? हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पर्यटन कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए विशेष एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम करेंगे और कम से कम वहां पहुंचने के रास्ते बहुत अच्छे हों और अन्य मूलभूत सुविधाएं, आवश्यकताएं भी वहां बहुत बेहतर मिल सके। इसके लिए विभाग अलग से ही एक विभाग कई सेल एक निर्माण कर रहा है जो स्पेशली इसी पे काम करेगा। अभी यूनेस्को ने हमारी कुछ ओरछा, ग्वालियर जैसी जिन धरोहरों को स्वीकार किया है, तो उनमें भी मास्टर प्लान यूनेस्को के लोग भी साथ होंगे, स्थानीय निकाय भी साथ होगा, विभाग भी साथ होगा, सब मिलके सुनिश्चित करेंगे कि किस प्रकार से बेहतर सुविधाएं हम हमारे पर्यटकों को सुरक्षित और स्वच्छ और कोविड फ्री कैसे हम उनको वातावरण उपलब्ध कराएं। वैसे तो मध्य प्रदेश में बहुत कुछ है
जो टूरिस्ट को बहुत इंटरेस्ट करता है, डोमेस्टिक टूरिस्ट को और इंटरनेशनल टूरिस्ट को। सो उषा जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप साहसिक बोलो, संस्कृति बोलो, विरासत बोलो, प्रकृति बोलो, आध्यात्मिक बोलो, या तो वाइल्ड लाइफ बोलो, वन्य जीवन बोलो, सब चीज एमपी में है, चाहे वो हो खजुराहो हो, सांची स्तूपा हो, या भीमबेटका हो, या बांधवगढ़ हो, या कान्हा हो, पेंच हो, मध्य प्रदेश में सब कुछ है। सो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि महामारी से पहले टूरिस्ट के लिए इनमें से कौन से स्थल लोकप्रिय थे, जहां आप ज्यादा टूरिज्म देखते थे, जहां ज्यादा आवाजाही सबसे अधिक थी? लुभाया जी, पूरी हमारी जितनी टाइगर सफारीज बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आते थे। हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, वहां भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के बहुत लोग, शक्तिपीठ है दतिया पीठ जैसा, वहां भी, और जितनी भी धरोहरें हैं सब पे ही पर्यटन बहुत बड़ी संख्या में था। ओके। क्योंकि भारत के भारत के पर्यटन का मूल स्वभाव है वो आध्यात्मिक ही है। हमारे अनादिकाल से कि भाई जब भी थोड़ी फुर्सत होगी तो आदमी चारों धाम की यात्रा करके आए। तो हमारे यहाँ सारे ज्योतिर्लिंगों पे दर्शन, शक्तिपीठों का दर्शन, टाइगर सफारीज, ये सब इनके लिए लोग, मांडू हो गया, खजुराहो हो गया, महाकाल हो गया, बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आते थे। सो सब जगह आई थिंक कल्चरल इंटरेस्ट हुआ करता था, नेचर में इंटरेस्ट हुआ करता था, वाइल्ड लाइफ में है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर है, आपके सारे जो कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं उसमें है। दैट्स फैंटास्टिक। एक्चुअली मध्य प्रदेश हैज सो मच टू ऑफर to tourists within India and to the inbound tourists as well. So उषा जी, आप भी सहमति देंगी कि भारत जैसे बड़े चुनावी लोकतंत्र में, अभी मेरा क्वेश्चन थोड़ा टूरिज्म से हटके पॉलिटिक्स और इवेंट्स को लेके है। सो इंडिया एक बहुत ही बड़ा चुनावी लोकतंत्र है और इसमें राजनीतिक सभाएं अधिक महत्वपूर्ण रहती है। और लास्ट मंथ में नवंबर के अंदर 3 तारीख को मध्य प्रदेश के अंदर 28 राज्य विधानसभा क्षेत्रों के जो उपचुनाव हुए, उसके प्रबंध जैसा कठिन जो काम था महामारी के बीच, आपने कैसे वो सब पूर्ण किया? लुभाया जी, जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैं वैदिक जीवन पद्धति को फॉलो करती हूँ, दोनों समय अग्निहोत्र करती हूँ। जितनी 20 मिनट की मेरी प्रार्थनाएं हैं कंठस्थ, मैं उनका नियमित पाठ करती हूँ। और मुझे ये कहते गर्व है कि पूरे चुनाव की भारी भीड़ में, हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अनुमति जरूर दे दी थी कि मास्क जो नहीं लगाएगा वो गमछा बांधेगा, तो जब बहुत भीड़ पास आती थी तो गमछा लगा लेते थे, लेकिन यदि कोई 2 गज की दूरी पर है तो सच में मुंह बांधने की इतनी जरूरत नहीं है। क्योंकि कई हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से आदमी डिप्रेशन में जा रहा है कोविड की भयावह स्थितियों को देखते हुए। तो यदि हम योग नियमित कर रहे हैं, यदि हम सूर्योदय पे उठते हैं और अपनी दिनचर्या अच्छी रखते हैं, तो मैं दावे से कह सकती हूँ आप कितनी भी भीड़ में जाइए, अपना रेजिस्टेंस पावर बढ़ा के रखिए, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो आपको कोई बीमारी जीवन में परेशान नहीं करेगी। आपकी इम्यूनिटी बना के रखना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने चुनाव में जहां मैं संपर्क में थी, सांवेर विधानसभा मेरे पास थी, और मैंने जैसे सूर्यास्त हुआ, बैठो, अग्निहोत्र, कपूर की आहुति, घी और चावल की आहुति, पूरा वातावरण सैनिटाइज। मैंने कहा 12 घंटा, अब कोई कोविड का वायरस आके आपको परेशान करने वाला नहीं। तो पूरा सबको समूह में लेके कर डालते थे। ओके। सो ये जो पैंडेमिक है, महामारी के बाद, जैसे कहा जा रहा है कि साधारण जो जीवन था उसकी परिभाषा ही कंप्लीटली बदल जाएगी। हम लोग ये जो नया एक वर्ड यूज कर रहे हैं, द न्यू नॉर्मल, ऐसे में सरकारी कार्यों या चुनाव अभियानों के प्रचार के लिए वर्चुअल कार्यक्रम, जैसे आज भी हम लोग, मुझे तो आपको मिलके यो इंटरव्यू करना था, लेकिन वो हो नहीं पाया, मैं आ नहीं पाई मध्य प्रदेश, मेरे पर्सनल रीजंस भी है।
तो मैं यहाँ वर्चुअली कर रही हूँ। तो आप प्रचार के लिए जो वर्चुअल कार्यक्रमों के प्रति आपके क्या विचार है? अ, कब आप भाई इस तरह की ये बड़ी सभाएँ असल स्थलों पर आपको लगता है कब वो लौट के आएगी? भाई जी, ये बहुत बेहतर विकल्प है। और अभी हमारी कैबिनेट भी आज भी वर्चुअली की हम लोगों ने। ओके। तो कैबिनेट भी वर्चुअल हो रही है, और बहुत संगठन की जितनी बैठकें होती हैं वो सब भी वर्चुअल हो रही है। धीरे धीरे कोविड, मुझे लगता है भारत भूमि ऐसी देवभूमि है कि यहाँ कोविड ज्यादा दिन तक हमको परेशान नहीं कर सकता। अभी हम पूरे विश्व की तुलना में देखें तो हमारे यहाँ अनुपात में मृत्यु दर भी बहुत कम है, ठीक होने की दर भी बहुत ज्यादा है। तो हम तो बस अपनी प्रकृति और वैदिक पद्धति की ओर लौट जाए, ये कोविड हमारा पीछा छोड़ के खुद ही भाग जाएगा। तो आप ये तो समझती है कि हम वापस ऑन ग्राउंड इवेंट्स करना चालू कर देंगे जो हम लार्ज स्केल बहुत पे है, करते थे? बहुत है। हाँ। बहुत जल्दी हम सामान्य जीवन के और दमदारी से, क्योंकि भारतीयों के भीतर वो मादा है हर समस्या और हर चुनौती से निपटने का। नहीं, और इसी वो के लिए भी प्रकृति की अ, देवभूमि है। भारत की भूमि अद्भुत है। सबसे ज्यादा औषधीय पौधे लुभाए जी, मैं बताऊं, 75,000 प्रकार के फल फूल वनस्पति से आच्छादित है भारत की भूमि। 45,000 से ज्यादा जीव जंतु उसका संतुलन बनाते हैं। तो जिसपे प्रभु की इतनी असीम कृपा हो, जहां भगवान भुवन भास्कर इतने प्रचंड ताप से रोज दर्शन देते हो, वहां कोई विकार नहीं रह सकता। हम सब प्रकृति की ओर लौट चले, बस इतनी प्रार्थना है। नहीं, आपने सही बात कही। मुझे भी लगता है वी आर अ ब्लेस्ड कंट्री एंड हमारी इनहेरेंट इम्यूनिटी हमारे बहुत काम आ रही है इतने टाइम से। और मुझे लगता है कि हमारे जो पॉपुलेशन का साइज है उसके कंपैरिजन में फिर भी इन्फेक्शन इतनी नहीं है इंडिया के अंदर। बट अभी मैं ये क्वेश्चन आपको माइस इंडस्ट्री के बारे में पूछना चाहूंगी, बिकॉज ये पूरा जो इंटरव्यू है वो काफी इवेंट्स के लोग ऑल्सो भी ये लोग देख रहे होंगे। सो महामारी का जो बड़ा प्रभाव है वो माइस ट्रैवल या माइस पर्यटन पर भी पड़ा है, जिसको हम मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशंस बोलते हैं, जो सेगमेंट है। और इवेंट्स उद्योग के और पर्यटन और इवेंट्स उद्योग के और भविष्य के प्रति आपकी क्या धारणा है? आपको क्या लगता है ये आपने मेरे को बताया कि हम वापस आ जाएंगे, बट कॉर्पोरेट्स को ये मीटिंग्स करने के अंदर वो जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उन लोग जो सेमिनार्स करते हैं, इवेंट्स करते हैं, तो आपको आपको क्या लगता है? आपकी क्या सोच है? बस भय मुक्त होकर प्रकृति के सानिध्य का उपयोग करते हुए सबको सामान्य होने की दिशा में बढ़ना भी होगा। और इस साहसिक कदम हम आत्मबली जो लोग हैं, यदि हम भयभीत हो रहे किसी चीज से, तो वो नकारात्मक भाव बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव डालता है और हम उससे बाहर नहीं हो पाते। तो नेगेटिव। हम सबको दृढ़ मानसिक संकल्प शक्ति के साथ, चाहे वो उद्योग जगत के लोग हों, चाहे वो पर्यटन और इवेंट्स वाले हों, सबको सतर्क रहते हुए, सकारात्मक भाव रखते हुए, आत्मबल के साथ मैदान में खड़े होना पड़े। सो सतर्क रहते हुए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वो भी ध्यान रखें कि हमको मास्क पहनना है, हमको हाथों को सैनिटाइज करना है। रखना रखना अ, और ये दिन 2 गज की दूरी से बात करनी है ना। घर का बना हुआ ही खाना है, हम्म। शुद्धता से, स्वच्छता से। अभी पर्यटन हमारे होटल्स में भी पूरा बहुत ही सुरक्षित, व्यवस्थित। अभी कम से कम इतना हो गया है कि हमारे होटल से खाने के पैकिंग्स खूब बड़ी संख्या में बाहर जाने लगे ओके। और सब सुरक्षित है। कोविड के सारे निर्देशों का पालन करते हुए शुद्धता और पवित्रता से भोजन का निर्माण हो रहा है। सो सब जगह सेफ्टी और हाइजीन प्रोटोकॉल्स माने जा रहे हैं। ओके। आपके विचार में व्यवसाय कार्यक्रमों के लिए एमपी सरकार एज अ गवर्नमेंट जो है वो जो इवेंट्स डिपार्टमेंट है या इवेंट्स उद्योग है या इंडस्ट्री है और प्लानर्स है, उनके साथ कैसे अधिक जुड़ सकती है? आप उनके साथ और क्या-क्या कर सकते हैं जिनसे उनको भी कॉन्फिडेंस आए कि वो इंडस्ट्री को रिवाइव करे? हम उन लोगों के साथ बैठकें करेंगे, उनको बुलाएंगे, उनका उत्साह बढ़ाएंगे,
उनको रियायतें भी दे रहे हैं कि भाई बहुत सारी उनको मदद भी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मिल रही है, ताकि वो बहुत जल्दी ही अपने पैरों पर खड़े होते हुए सामान्य स्थितियों की ओर आगे बढ़े। बहुत सारे उसमें रियायतें दी हैं हमने, बिजली के बिलों में दी हैं, उनके किरायों में दी हैं। ओके। और बहुत उनकी मदद हर दृष्टि से करने की कोशिश प्रदेश सरकार भी कर रही है। आई थिंक फिल्म शूट्स भी शायद स्टार्ट हो गई है वापस एमपी के अंदर। जी आप हो लोग गई है, हो गई। ओके आज ही कोई एक सीरियल वाले महेश्वर पहुंचे हैं ओके और सीरियल का शूटिंग शुरू हुआ है। फिल्म शूट्स चालू हो गई। ओके, ऑलराइट। उषा जी, आपकी जो विचारधारा है और आपके जो बहुत ही सटीक जवाब थे, से ये सुनिश्चित हो गई है कि मध्य प्रदेश पर्यटन संस्कृति और अध्यात्म विभाग भारत के दूसरे राज्यों के लिए एक मिसाल प्रतीक होगा, एक एग्जाम्पल होगा। और मध्य प्रदेश सरकार का ना केवल सामाजिक अथवा सांस्कृतिक पर्यटन पर ध्यान केंद्रित है, बल्कि जैसे आपने कहा बड़े स्तर पर जो आयोजित व्यवसायिक और सरकारी कार्यक्रम भी है, उसका भी आप प्रोत्साहन करेगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और उषा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप सभी का नया साल शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।